Assalamualaikum, welcome back to the channel जी from Republic of Croatia, Zagreb, Schengen and European Union area। ये है जी यूरोपियन यूनियन और क्रोएशिया का फ्लैग। माजरत रात को मैं बोस्निया हर्ज़गोविना और क्रोएशिया के बॉर्डर के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज़ देयर इज़ सो मैनी कैमरास। आपको पता है बॉर्डर क्रॉसिंग पे आप बिल्कुल वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते, ना कोई पिक्चर ले सकते हैं। तो ये है जी रात की इमिग्रेशन का रिज़ल्ट। एंट्री स्टैंप लग चुकी है। इस तरह की एंट्री स्टैंप होती है अगर बाय रोड आप कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं यूरोप को। मैं अभी खड़ा हूँ सिटी ऑफ ज़ाग्रेब में। इमिग्रेशन जो बोस्नियन इमिग्रेशन थी वहाँ पे मेरे से कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। मेरे ख्याल में हम 20 से 25 लोग थे बस में। सिर्फ एंट्री एग्ज़िट स्टैम्प की गई और हम आउट कर दिए गए। जैसे ही हमने अपना पासपोर्ट रिसीव किया तो बिल्कुल सामने क्रोएशियन इमिग्रेशन थी। उन्होंने भी पासपोर्ट लिए और मेरे और एक और इंडियन सिटीज़न थे, उनके फिंगर लिए। ज़ीरो क्वेश्चन, देयर इज़ नो क्वेश्चन फ्रॉम मी एंड द अदर सिटीज़न एज वेल। कोई भी सवाल उससे भी नहीं किया गया, मुझसे भी नहीं किया गया और ये वाला ठप्पा पासपोर्ट पे लगा दिया गया, एंट्री स्टैम्प दे दी गई। सो आज सारा दिन एक्सप्लोर करेंगे ज़ाग्रेब को, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। यहाँ से अब चूँकि ये शेंगन एरिया है और पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन भी है और पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया भी है, तो यहाँ से अब हम ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के या जहाज़ पकड़ के एनीवेयर इन द शेंगन एरिया 27-28 जितनी भी कंट्रियाँ शेंगन एरिया को कवर करती हैं, हम विदाउट बॉर्डर चेकिंग, इमिग्रेशन पासिंग, एग्ज़िट एंट्री स्टैम्प के बिना हम अब पूरे शेंगन एरिया में, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जी पूरी यूरोपियन यूनियन में हम घूम सकते हैं। तो मैं अभी हूँ जी यहाँ पे ज़ाग्रेब में। ये कैपिटल सिटी ऑफ क्रोएशिया है। बड़ा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन ट्राम्स आपके सामने है। ये इनका मेन स्क्वायर इसको बोलते हैं, जहाँ पे दाएं बाएं बेशुमार रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बार्स और इनकी तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं और तरह तरह के 5 स्टार होटल्स और ब्रांड्स हैं। सरकारी इमारत भी हैं और इनके ऊपर ये देखिए यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के साथ क्रोएशिया का अपना झंडा भी है। आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे कोई कंसर्ट हो रहा है जिसका शोर है। स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्ट गाने वाने गा रहे हैं यहाँ पे। तो ये दिखने में सारे यूरोप की तरह, आपको पता पूरा यूरोप एक जैसा ही है। देयर इज़ नो हेल्थ डिफरेंस, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे खड़े होके मुझे दोबारा फील यही आती है कि शायद ये निकोसिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की कोई स्ट्रीट है। वंस अगेन क्रोएशियन फ्लैग। और ये बिल्कुल सामने क्लॉक के पास जो सीढ़ियाँ लोग चढ़ते और उतरते आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनका ओल्ड टाउन है। हमने मेन स्क्वायर को तो कवर अप कर लिया है, हम अब ओल्ड टाउन की तरफ भी जाएंगे। सुबह बस ने हमें जिस जगह ड्रॉप किया था वो इनका था ज़ाग्रेब का था जी मेन ट्रेन स्टेशन, वो बस स्टेशन भी है। वहाँ से मैंने 80 सेंट दे के मैं अपने होटल आ गया। होटल मैंने अगोडा से फ़र्स्ट टाइम बुक किया। थैंक गॉड के पेमेंट भी हो गई और मैंने थोड़ी सी नींद भी पूरी कर ली। तो ये स्टूडेंट का कोई कंसर्ट हो रहा है जिसका शोर आपको सुनाई दे रहा है और बड़ा ही खूबसूरत, बल्कि यूरोप में खूबसूरत तरीन अगर फ्लैग मुझे किसी कंट्री का लगता है तो वो क्रोएशिया का है और दूसरा स्विट्ज़रलैंड का है।
माल्टा भी किसी हद तक बहुत खूबसूरत फ्लैग है उनका भी। अल्हम्दुलिल्लाह माल्टा भी जा चुका हूँ 3 मरतबा मैं, और उसके बाद मेरे हमने 4 वीज़ाज़ लिए थे जो यूज़ ही नहीं कर पाया मैं। देयर इज़ ए स्टेशनरी शॉप, ये स्टेशनरी शॉप है जी, बच्चों के टॉयज़ भी हैं और स्टेशनरीज भी हैं। और बड़े हेल्पफुल पीपल हैं। सुबह मुझे ट्राम में थोड़ा सा मसला दरपेश आया, वहाँ से चूँकि मेन स्टेशन से बहुत सारी ट्राम दाएं बाएं आती जाती थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे इलाके में कौन सी ट्राम जाएगी। तो मैंने खातून को, मोहतरमा को, जो ट्राम ड्राइवर थी, जो कि कम से कम भी मेरी अम्मी जान की उम्र की होंगी, तो उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश कम ही आती है, उन्होंने हेल्प की और मुझे एग्जैक्ट ट्राम नंबर बताया। ट्राम नंबर 6 लेके मैं सीधा अपने होटल के आगे ड्रॉप हुआ। यहाँ का एक बड़ा खूबसूरत कैथीड्रल है, चर्च है, मैं आपको उसकी तरफ भी लेके चलूँगा। वो ओल्ड टाउन में है, उसके ऊपर इनके जो फ्लैग के कलर्स हैं उसके ऊपर पेंट किए गए हैं और दिखने में वो बहुत खूबसूरत लगता है जी। क्रोएशियन एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पाकिस्तान की बजाय आपको इस्तांबुल जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है वहाँ पे रब्ता करना पड़ता है। यहाँ आपको क्रोएशियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट हंगरियन एम्बेसी ने इस्लामाबाद को ईमेल करके अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है और आपको हंगरी का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। बिकॉज़ हंगरी इज़ अ नेबर कंट्री। हंगरी का कैपिटल बुदापेस्ट है और 2 साल पहले शायद मैं अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका हूँ, हंगरी भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो वीज़ा के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं कई मरतबा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। कंफर्म होटल अकोमोडेशन, पासपोर्ट वैलिड फॉर मोर देन 6 मंथ, आपके आईडी कार्ड की कॉपी, 2 पिक्चर्स, वाइट बैकग्राउंड फॉर द यूरोपियन वीज़ा साइज़, आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट के उन तमाम पेजेस की कॉपी जहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टैम्प है, जहाँ पे आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। इसके अलावा आपके बिज़नेस का प्रूफ, आपका NTN, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, आपका कंपनी प्रोफाइल लेटर, आपके 3 इयर्स टैक्स रिटर्न, आपका MRC, FRC प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक, और उसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। इसमें जो अहम चीज़ है ना वो है आपका कवर लेटर, जो आप लेटर हेड पे भी लिखेंगे कि आपका ज़गरब आने का और क्रोएशिया आने का बेसिक मकसद क्या है, आप क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं। एक तो ये है। दूसरा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, क्योंकि आप कवर लेटर में ये लिखेंगे कि मुझे मेरी पर्सनल जो इनकम है फ्रॉम दिस बिजनेस वो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख है। तो उस 5 लाख या 8 लाख को आपने टैक्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिक्लेयर भी करना है। ये ना हो उमूमन जो पाकिस्तान में रीत चली हुई है, हम कमा रहे होते हैं 5 लाख रुपए पर मंथ, एम्बेसी को भी यही बता रहे होते हैं कि जनाब हम बहुत बड़े रईस आज़म हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 9,000, 6,000, 5,000 का टैक्स पे कर रहे होते हैं एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज़ होता है। तो ये टोटली रॉन्ग है। एम्बेसी यहीं से आपकी चोरी को पकड़ लेती है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है कि जनाब आप हमें तो बता रहे हैं कि आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन इस 3 लाख के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो टैक्स बनता है वो कम से कम भी 65 या 70,000 बनता है। आप अपनी गवर्नमेंट को तो टैक्स पूरा दे नहीं रहे, चीटिंग कर रहे हैं, तो आप हमारी कंट्री के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। सो मेक श्योर आपकी टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन
और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ये आपस में तालमेल रखती हों। अगर ये नहीं रखती होंगी तो स्ट्रेट अवे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, चाहे कि आपके पास बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो। लेकिन बहरहाल ट्रैवल हिस्ट्री इज़ ए स्मॉल बिज़नेस इन्वेस्टमेंट, इसे मैं बोलता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट अपने पासपोर्ट पे लाजमी करनी चाहिए। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सिंस 1997 से। उम्रा से मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 48 कंट्रीज़ जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया को डाल के, और 49 कंट्री भी इंशाल्लाह कल शाम तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो 50 को मैं टच करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से। तो ये एक छोटा सा एक वीज़ा से रिलेटेड मैसेज था मेरी तरफ से। दूसरा, जो अबू धाबी से अप्लाई करना चाहते हैं, चूँकि अबू धाबी में भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी एम्बेसी नहीं है, उन्हें भी VSF ग्लोबल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन जो है कतर दोहा में भिजवानी पड़ती है। फिर वो बाज़ औक़ात कॉल करके इंटरव्यू भी करते हैं इंग्लिश में। तो बी प्रिपेयर, आपको अगर इंटरव्यू किया जाए तो जो आपने एप्लीकेशन में या आपके कंसल्टेंट साहब ने अपनी एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन में जो बयान किया है एज़ पर स्टेटमेंट्स जो आपने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दी, आपके लॉयर ने स्टेटमेंट दी, वही स्टेटमेंट आपको टेलीफोन पे याद भी रखनी है और उनके साथ शेयर भी करनी है। अदरवाइज़ योर वीज़ा विल बी रिफ्यूज़ड। तो देयर इज़ नो, पंजाबी में कहते हैं गिद्दड़ सिंगी टू गेटिंग द वीज़ा। इसमें कोई गिद्दड़ सिंगी मौजूद नहीं है। वीज़ा लेने के लिए एक अकल होनी चाहिए और एक शक्ल होनी चाहिए। माज़रत के साथ, अगर आपकी पिक्चर ही सन 1902 की होगी और आपने इतनी भी मज़ाहमत गवारा नहीं की कि आप अपनी पिक्चर एक नहीं बनवा लें, तो पिक्चर इज़ मोर इफेक्टेड इन द एप्लीकेशन। ठीक है जी। मेक श्योर जब भी फ़ोटोकॉपीज़ एम्बेसीज़ को दें तो अपने डॉक्यूमेंटेशन की कलर्ड कॉपीज़ दें। ब्लैक एंड वाइट कॉपी जो है वो बाज़ औक़ात रीडेबल नहीं होती। इससे बंदे की मेंटालिटी का और उसके दुनिया घूमने के शौक़ का और जनाब उसके टूरिस्ट होने का पता चलता है कि वो कितना शौक़ रखता है, कितना अच्छा टूरिस्ट है, कितना अच्छा ट्रैवलर है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, एक पिन पॉइंट है, इसको याद रखें। और जब भी आप महसूस करें कि आपने अप्लाई करना है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी कलर्ड कॉपी अगर देंगे और तरतीब का ख्याल रखेंगे, जिस तरह की चेक लिस्ट एम्बेसी ने बनाई है उसी चेक लिस्ट के मुताबिक तरतीब लगा के एम्बेसी को अपनी एप्लीकेशन अरसाल करेंगे, तो आई होप यू गेटिंग द वीज़ा। आज अब तक के लिए इतना ही जी। दोबारा दूसरे व्लॉग में हम ओल्ड टाउन में मिलते हैं। ये न्यू टाउन आपको दिखा दिया मैंने ज़गरब का, और वीज़ा से रिलेटेड भी सफिशेंट काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है। अब आपको दिखाते हैं ओल्ड टाउन। तब तक के लिए चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ईमेल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन ओल्ड टाउन। अल्लाह हाफिज़।